नमस्कार, द फॉलोअप के फेसबुक लाइव में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं रानी सिंह और मेरे साथ मनोज पांडे हैं। हम आज दिन भर देश में, राज्य में कई तरह की जो बड़ी खबरें हुई हैं, जो बड़ी घटनाएं घटी हैं, उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी इस वक्त जो है बहुत दुखद घटना सामने आ रही है, वो आ रही है बंगाल से। ऐसा बताया जा रहा है कि जलपाईगुड़ी के डोमहानी के पास मैनागुड़ी में ट्रेन जो है वो पटरी से उतर गई है। क्या हुआ, पटरी से कैसे उतर गई? कई लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं सामने। वो गुवाहाटी और बीकानेर ट्रेन है। वो गुवाहाटी से खुलकर और राजस्थान बीकानेर तक जाती है ट्रेन। अचानक जब वो गुवाहाटी से खुली तो मैनागुड़ी जो जगह है वहाँ पर एक तेज झटका महसूस किया गया यात्रियों के द्वारा। जो मतलब यात्री घायल हैं उन्होंने बस इतना ही बताया। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि बोगिया कैसे पटरी से नीचे उतर गई या डिरेल हो गया ट्रेन, ये किस वजह से हुआ। लेकिन इस घटना में अभी चूंकि ये देर शाम की है, 5 बजे के आसपास घटना है, तो अभी तक 30 एम्बुलेंस से रेस्क्यू किया जा रहा है। 3 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है कि 3 लोग मर चुके हैं इस घटना में और 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। तो अभी ये नहीं पता चल पाया कि वाकई में ये झटका किस तरीके से महसूस किया गया, लेकिन उस कारण से जैसे ही पता चल रहा है कि 3 बोगियां नीचे आई हैं, 12 कुल बोगियां हैं जो इससे प्रभावित हुई हैं इस झटके से। तो अभी तो उस रूट में सारे ट्रेनों का आवागमन भी बंद है। उसके अलावा ममता बनर्जी ने ट्वीट किया और फिर रेलवे अधिकारियों से बात की। रेलवे ने अपना हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिसमें चाहे तो यात्री पता कर सकते हैं अपने परिजन के बारे में। और जो भी खासकर गंभीर रूप से घायल हैं या आंशिक रूप से, उनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फ़ोन कर ममता बनर्जी से जानकारी ली और हालचाल जाना कि कैसे घटना क्या हुआ। उसके बाद जो रेल मंत्री हैं उन्होंने भी किया। तो अभी वहाँ पे रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन ये जो घटना घटी है, ट्रेन एक्सीडेंट जो हुआ है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये पता नहीं चल पाया। बस यही समझिए कि अचानक से एक तेज झटका लगा और 3 बोगियां पटरी से नीचे उतर गई, जिसमें 3 यात्रियों की मौत होने की खबर आ रही है। घायलों की भी, हाँ, 20 से अधिक संख्या आया है। और उसमें कई लोग जो घायल है, ये आरंभिक सूचना है। जैसे जैसे और कुछ अपडेट होगा तभी बता पाएंगे कि उनके लिए और क्या कुछ किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो ट्रेनें डाइवर्ट की गई है, अभी देखिए वहाँ के जो जीएम हैं रेलवे के, उन्होंने एक जारी किया है लिस्ट। तो उसमें जो एक्सीडेंट हुआ है 15633 अप बिटवीन, ये ट्रेन का नाम दिया है जो घटनाग्रस्त हुई है। अब इससे कौन कौन सी ट्रेनें को डाइवर्ट किया गया है, तो 12-34-6 मतलब 12,346 डाउन एक्सप्रेस को डाइवर्ट कर दिया गया है। फिर 12,505 डाउन को डाइवर्ट कर दिया गया है। उसके बाद 12,520 डाउन को डाइवर्ट कर दिया गया है। फिर 15,602, ये मैं ट्रेन का नंबर बता रहा हूँ, इसको भी डाइवर्ट किया गया है। कुल ऐसे करके 9 ट्रेनों को फिलहाल डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि वो उस रूट पे ना जाए। तो ये अभी रेलवे की तरफ से जो तुरंत का एक्शन है कि उस घटना के बाद से इन 9 ट्रेनों का परिचालन उस रास्ते से जाना था, आज होना था, लेकिन उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। और जब तक रेलवे अगला आदेश जारी नहीं करता, ऐसा ही परिचालन होता रहेगा वहाँ पर। जी, तो ये अभी ताज़ा घटना है, चूँकि इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं आई है। 3 लोगों की मौत की जो पुष्टि है डीएम ने भी की है और 20 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। ट्रेन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जगल वहाँ जारी किया गया है। फिर अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड सरकार लगातार जो बाहर जो लोग काम करने चले जा रहे हैं या वहाँ किसी भी तरह की उन्हें परेशानी होने लग रही है, तो उनको वापस लाने का काम जो है झारखंड सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है। अभी ताज़ा मामला आया है पोटका प्रखंड से, जहाँ 6 लड़कियों को बेंगलुरु से वापस लाया जा रहा है। ये लड़कियाँ क्या करने गई थी वहाँ अचानक से, फिर कैसे इन्होंने यहाँ से संपर्क किया, कैसे आना शुरू हो गई, आज कैसे आ रही हैं? देखिए, वहाँ पे पोटका प्रखंड में जो स्किल डेवलपमेंट
स्कूल और यूं कह ले ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहाँ से इन लोगों ने अपना ट्रेनिंग हासिल किया था। उसके बाद वहाँ से वो लोग बेंगलोर गई थी एक कपड़ा उद्योग में काम करने के लिए। लेकिन जो कपड़ा उद्योग में काम करने के दौरान या काम से पहले बताया जाता है कि आपको ये फैसिलिटी मिलेगा, ये सैलरी मिलेगा, ये सुविधाएं मिलेंगी, वो सब नहीं मिल रहा था। और इसके अलावा वहाँ जो हॉस्टल में जहाँ छात्राओं को रखा गया था, वहाँ की वार्डन भी का व्यवहार अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं। तो वहाँ के जब लड़कियों को लगा कि अब तो वो पीड़ित हैं, क्योंकि जो वादा करके लाया गया था वो उनको नहीं फुलफिल किया जा रहा है, व्यवहार भी अच्छा नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वहाँ से उन्होंने संपर्क किया। फिर स्थानीय विधायक ने कमिश्नर को संपर्क किया, फिर सरकार स्तर से बातें हुई और बेंगलुरु से वहाँ से उनको रेस्क्यू किया गया। अब ट्रेन के मार्फत उनको लाया जा रहा है सारी लड़कियों को, और वो झारखंड के लिए रवाना भी हो चुकी हैं। तो ये एक कह सकते हैं सरकार की अच्छी पहल है। लेकिन इस तरीके के कई एक मामला देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे वर्तमान सरकार जो है अपने झारखंड के लोग जो दूसरे राज्यों में फंसे रहते हैं, किसी न किसी कारण से उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, बचाया जा रहा है। इससे पहले भी कर्नाटक के 5 मजदूरों को जो वहाँ पे हुआ कि देखिए वहाँ एक महिला मजदूर के साथ बलात्कार हुआ, फिर उसके बाद जब हंगामा किए वहाँ के मजदूरों ने, तो उनको कह दिया गया कि नौकरी खत्म, इन लोगों को हटा दिया जाए। फिर उसके बाद उन लोगों को जब झारखंड सरकार को पता चले ये बात, तो फिर वो लोग वहाँ से रेस्क्यू करके लाए। फिर वहाँ की पुलिस ने मामला दर्ज किया उस कंपनी के खिलाफ। तो इस तरीके से खासकर झारखंड के लोग काफ़ी सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं। एक तो वो अपने आप को पूरी तरीके से यूँ कह ले कि बाहर के राज्यों में वो बोल नहीं पाते खुल के उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब आप समझ सकते हैं उस परिस्थिति या उस मनोस्थिति से गुजरते हैं, जब उनकी पीड़ा असहनीय हो जाती है, तब जाकर इस लेवल तक बात पहुंचती है और फिर सरकार करती है। हालांकि इसको लेकर पिछली सरकार, ये सरकार या उससे पहले भी कि एक भाई हम डायरेक्टोरेट बनाएंगे इस तरीके से कि वो मॉनिटरिंग करेगा मजदूरों के साथ जो दूसरे राज्य में हैं उनके साथ न्याय हो रहा है कि नहीं, वादा के अनुसार उनको पेमेंट हो रहा है कि नहीं। लेकिन आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन था और बॉर्डर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत सड़क बनाने के लिए जो गए थे, बस वहीं पे वो चीज़ दिखा कि सरकार के पास एक एक मजदूर का डाटा था और कितना पेमेंट मिलना था। चूँकि वो केंद्र सरकार का बीएसएफ एक आर्मी का यूनिट है जो रोड बनाती है सीमावर्ती इलाकों में, देश के सीमावर्ती इलाकों में, तो इसलिए। लेकिन एक ज़रूरत है कि एक ऐसा पोर्टल बना दिया जाए और वो इस तरीके से बनाया जाए ताकि लोगों को ये ना लगे कि हमको जाने के लिए बहुत सारा पेचीदगी हो रहा है, तब तो फिर वो जैसे जाते हैं वैसे ही जाएंगे। एक अपना इंफॉर्मेशन कि भाई अगर हम अमुक कंपनी में काम करने जा रहे हैं, या कई एक बार मजदूरों को पता भी नहीं होता कौन सी कंपनी में जा रहे हैं काम करने या फैक्ट्री में। वहाँ के जो दलाल प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कहते हैं चलो बेंगलोर चलो, दिल्ली चलो, महाराष्ट्र चलो, गोवा चलो, तमिलनाडु, तुमको हम काम कराएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। कई मजदूर चले जाते हैं, फिर जो मजदूर आते हैं एक दो अगर उसमें अच्छा रिस्पॉन्ड किया तो और लॉट में जाते हैं मजदूर। तो एक ऐसा वेबसाइट तो एटलीस्ट होना चाहिए या कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए जो मजदूर इजिली एसेसिबल हो मजदूरों के लिए, और वो कहीं से अपनी सूचना डाल सके कि हम यहाँ आज रवाना हो रहे हैं फलना आदमी के साथ, ये उसका मोबाइल नंबर और हमको ये शर्त के साथ किया है। जब फिर वहाँ पे आए ताकि हर सेकंड उस पेज का या उस सिस्टम का मॉनिटरिंग होता रहे। और अगर मान लीजिए हमारे झारखंड के 20 लाख लोग बाहर हैं, तो उन 20 लाख लोगों की जानकारी सरकार तक या सिस्टम या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पता रहे, ताकि उससे सिस्टम में एक तो पारदर्शिता आएगी और मजदूरों को भी लगेगा कि भले ही हम कमाने के लिए बाहर गए हैं पर मेरी सरकार और मेरा राज्य पूरा मेरे साथ है, ऐसा उनको लगना चाहिए। ये नहीं कि पीड़ित होने के बाद इस तरीके का। लेकिन ये सरकार की अच्छी पहल है कि सरकार को जैसे ही पता चलता है इस तरीके के मामले के बारे में वो तुरंत एक्टिव होती है और रेस्क्यू कराती है। जी, एक और बड़ी जेपीएससी पर एक बड़ा डिसीजन आज लिया गया। जेपीएससी मुख्य परीक्षा से पहले एकल पीठ को जो आदेश पारित करने के निर्देश दिए गए, क्या इस मामले में क्या आगे बात हुई? चीफ जस्टिस और उनके साथ जो पैनल है उन्होंने कहा है चूंकि वो मेरिट के हिसाब से डिसीजन लेना है, तो उन लोगों को याचककर्ता का या यूं कह ले जेपीएससी अभ्यर्थियों की तरफ से वकील का मांगना है कि भाई गड़बड़ी हुई है इसलिए मुख्य परीक्षा स्थगित कर दिया जाए या इस तरीके का जो भी।
तो बस वो आज चीफ जस्टिस या उनकी बेंच ने जो ये एक आदेश पारित किया, चूंकि ये मामला ऑलरेडी एकल पीठ में चल रहा है, तो जेपीएससी का जो मेन एग्जाम होगा उससे पहले आदेश आ जाएगा जी। जो भी कोर्ट न्याय संगत आदेश सुनाएगा तो लेकिन वो एक अब समझ लीजिए कि टाइम बाउंड है। अब तो 28 जनवरी से एग्जाम भी होने वाला है, हाँ, तो उससे पहले ये अनुमान किया जाना चाहिए, चूंकि चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा है। तो अब आदेश आ जाएगा, अब वो आदेश कैसा आता है, उस पर क्या रिएक्शन होता है, छात्रों को कितना राहत मिलता है, जेपीएससी को राहत मिलता है, किसको मिलता है, वो तो आदेश आने के बाद। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यही है कि अब टाइम बाउंड है, अब पता है कि इतने दिन में फैसला आ जाए, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। जेपीएससी का जो कथित गड़बड़ी वाला मामला चल रहा था, जेपीएससी में धांधली वाला मामला, उस पर अब कोई ना कोई डिसीजन जो है 28 जनवरी से पहले ले लिया जाएगा। आज पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने लालजी यादव मामले में उन्होंने भी हस्तक्षेप किया है, सीएम को उन्होंने पत्र लिखा है। लालजी यादव देखिए वो सब इंस्पेक्टर थे और थाना प्रभारी थे नवाडी के। उनकी जैसे ही आत्महत्या की पहले खबर आई मीडिया में, फिर उसके बाद धीरे धीरे लोग एजिटेशन करने लगे, प्रोटेस्ट होने लगा, एनएच जाम हो गया और आम आदमी उनके पक्ष में खड़ा हुआ, जिसको कोई लालजी यादव से बहुत ज़्यादा ये भी नहीं। तो एक तो मान के चलिए वो कि वो लोकप्रिय थे, लेकिन आपको याद होगा कि जो कल पलामू के सांसद वीडी राम, जो पुलिस विभाग में भी डीजी रैंक तक रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि एक मामले की उन्होंने जिक्र की कि जब ये नावाडी थाना प्रभारी थे तब फिर कंडा घाटी में एक अपहरण का मामला हुआ था। अपहरण क्या हुआ था कि एक बिहार का बुजुर्ग दंपत्ति एक ड्राइवर के साथ अपने बच्चों से मिलने छत्तीसगढ़ गया था। जब वो छत्तीसगढ़ से वापस लौट रहा था औरंगाबाद बिहार, तो नावाडी थाना क्षेत्र में कंडा घाटी में उन लोगों का अपहरण हो गया था। परिजनों ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे अमुक अपहरण हुआ है, फोन आ रहा है। तो फिरौती की बात आई, पुलिस वालों ने कहा कि हम ट्रैप करेंगे, आप उनसे फ़ोन पे बात करते रहिए। तो 60 लाख से शुरू हुआ बात, 10 लाख तक में फाइनल हुआ। तो उनके साथ जो महिला बुजुर्ग थी उसको उन लोगों ने, अपराधियों ने छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, वो ड्राइवर और वो प्रसाद जी जो औरंगाबाद, उनको अपने पास रखा। तो परिजन 10 लाख रुपया किसी तरीके से व्यवस्था करके वो दिए, लेकिन वो जब पैसा अपहरणकर्ताओं के पास जा रहा था, उस दौरान पुलिस भी थी और बाकायदा ये लालजी यादव थाना प्रभारी थे और इनके साथ कुछ सुरक्षा कर्मी थे। और उस समय बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि वहाँ के एसपी भी को भी ये जानकारी थी इस बात की, और उन्होंने और अधिकारियों को इसके पीछे लगा दिया था। लेकिन अपहरणकर्ता सामने से पैसा लेके चले गए, बैग भरा हुआ, और परिजन कह रहे कि पकड़िए सर, पकड़िए उनको। तो ये लोग कह रहे नहीं, जब तक अगर आपका आदमी नहीं वापस आ जाता है तब तक कोई एक्शन करना उनके जान पे खतरा होगा। लेकिन अंत तक क्या हुआ, वो पैसा भी चला गया और कुछ दिनों के बाद सुनने में आया कि उन दोनों का शव बरामद हुआ। तो उस एंगल को भी जोड़ के देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बार बार अपने सबऑर्डिनेट, अपने दोस्तों से लालजी यादव कहते थे कि अगर हम मुंह खोल देंगे तो कई बड़े अधिकारी बेनकाब हो जाएंगे। तो जिस तरीके से सांसद का अब ये मामला आया, अन्नपूर्णा देवी ने भी कहा, आपको याद होगा आज सड़क जाम भी उनके पैतृक साहेबगंज में यादव महासभा के द्वारा किया गया और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। बीजेपी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ के जो विधायक हैं अनंत ओझा, उन्होंने भी कह दिया कि नहीं, वो बहुत होनहार थे और बहुत अच्छे व्यक्ति थे और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच। मिथिलेश ठाकुर ऐसा क्यों कह रहे कि भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है? एक तो राजनीति है, भड़काया जा रहा है। पलामू प्रमंडल में एकमात्र जेएमएम के विधायक हैं। पलामू प्रमंडल में अगर जेएमएम को एंट्री दिलानी है एक मास लेवल पे, वहाँ पे बहुत सारे सीट है, पलामू हो गया, गढ़वा हो गया, भवनाथपुर हो गया, विश्रामपुर हो गया, पांकी हो गया, इस तरीके से डाल्टन, तो वो जिम्मा एक तरह से मिथिलेश ठाकुर के पास है। और जब एक मास लेवल में ये आवाज उठ रही है कि जांच होनी चाहिए, तो ये भ्रम की स्थिति ना रहे, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया कि जो मीडिया में खबरें आ रही है, जो पब्लिक बता रही है, उससे एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो क्यों ना, इससे बढ़िया है कि सरकार जांच करा ले उच्च स्तरीय, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि सरकार, मतलब जनता को विश्वास जगे कि नहीं भाई, अगर सरकार तक ये मामला पहुंचा तो
तो इस तरीके का एक्शन लिया गया। तो ये सारी बातें हैं। इसी वजह से मिथिलेश ठाकुर ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए एक पत्र लिख दिया मुख्यमंत्री को कि भाई इसको, जब सभी लोग डिमांड कर ही रहे हैं और सरकार के पास कुछ नहीं है छुपाने को, तो फिर बताने में क्या डर है, जांच कराने में क्या डर है। लेकिन जिस तरीके से ये दिनों दिन, आपको कल शाम को पता होगा रिम्स में उनके परिजन हंगामा कर रहे थे कि फिर से करा लो तो आप पोस्टमार्टम, जबकि ऑलरेडी डाल्टनगंज में पोस्टमार्टम हो चुका था। तो फिर बहुत हो हंगामा होने के बाद रिम्स प्रबंधन जागा और कहा कि ठीक है हम करा लेते हैं। तो अब वो मामले उठ रहे हैं और उनकी पत्नी जो है लालजी यादव की गर्भवती हैं और उनकी स्थिति ठीक नहीं है जब से ये खबर सुन रही हैं। तो एक तो सहानुभूति भी है उस परिवार के प्रति, दूसरी बात जिस तरीके से जैसे ही वो मामला आया आत्महत्या का, वहाँ के पलामू के एसपी ने आरोप लगाया कि नहीं भाई वो तो मालखाना का चार्ज देने गया था रांची और वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिसिंग हो गया, इसलिए हो सकता वो टेंशन में हो, शायद इस वजह से उठा लिया वो मामला। फिर आपको याद होगा कि इनकी शिकायत परिवहन पदाधिकारी ने टेलीफोन पे की थी, लिखित तौर पे नहीं, उसी पे इनका सस्पेंशन हुआ। तो उस बात को भी लेके उठ रहा था कि भाई इन पे दबाव था ज़्यादातर। तो फिर बात आया कि वसूली का दबाव था। पांकी के विधायक अभी शशि भूषण मेहता वो कह रहे हैं कि सरकार को इसको हर हाल में जांच करानी होगी, क्योंकि ये कभी भी मतलब पेचीदगियों में नहीं फंसाते थे और लोगों में खासा लोकप्रिय थे। तो ये अब मामला हर दिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब सरकार को क्या निर्णय लेना है। एक तो पुलिस घटना हुई है तो पुलिस तो जांच करेगी ही, लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण एसपी हैं रांची के, उन्होंने भी साफ कर दिया कि नहीं वैसा कोई बात नहीं, मलखाना से कोई चीज़ मिसिंग नहीं है। आराम से 3 दिन रहकर मलखाना का चार्ज देकर फिर गए थे वो रांची से। तो अब कौन सा एंगल है, कौन सा दबाव था उनके ऊपर जो उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उसके बाद पता चल पाएगा या पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है या सरकार किसी हायर अथॉरिटी को दे देती है जांच के लिए। लेकिन उसमें हर दिन, आज आपको याद होगा फिरालाल पे भी कुछ लोगों ने इस पूरे मामले की जांच हो और लालजी यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला। तो अब ये मुद्दा सिर्फ पलामू या साहेबगंज से जुड़ा हुआ नहीं है, ये राज्यभर का मुद्दा हो गया है। अब ये चर्चा हर की जुबान पर आम हो गई है कि इस तरीके से क्यों हुआ, और इसकी सब कोई चाहते हैं कि भाई इसका सच जो है वो सामने आना चाहिए। जी, तो ये तो समय के ऊपर रह गया कि आगे इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। जांच, स्तरीय जांच कराई जाती है, करानी भी चाहिए, क्योंकि सब पूरे राज्य से हर बड़े पदाधिकारी जो है इस पर मांग उठा रहे हैं कि लालजी यादव मामले पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आखिर क्या मामला था, क्यों परिजनों का जो आरोप है वो अलग है और इधर जो पुलिस पदाधिकारियों का आरोप है वो अलग है। ये समय की बात रह गई कि आगे क्या होना है। आज हजारीबाग से कुछ होमगार्ड अभ्यर्थी जो हैं उन लोग चले थे पैदल मार्च के लिए, रांची पहुंचने के लिए। एक बात आप समझिए इसको, जब होमगार्ड की बहाली निकली थी, सब चीज़ हो गया उनका, उसके बाद हुआ कि भाई इनको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। होमगार्ड ऐसे हैं कि उनको कोई सैलरी पे नहीं रखा जाता, वो मानदेय पे होते हैं। अब वो उनका मानदेय बढ़ के 500 रुपये प्रतिदिन हुआ। कई जिलों में जो साथ में अभ्यर्थियों ने भरा था, जहां साथ दौड़ हुई थी, वो लोग होमगार्ड ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन हजारीबाग ऐसा जिला है जहां पे उसको कैंसिल कर दिया गया, अच्छा, एग्जाम को। अब ये कह रहे हैं कि क्यों कैंसिल किया गया, जब बाकी हमारे साथ हुआ, सब कुछ हुआ, ज्वाइन कर लिया, हजारीबाग वाले क्यों नहीं कर रहे हैं। ये लोग कुछ दिन पहले आपको याद होगा प्रोजेक्ट बिल्डिंग भी आए थे मुख्यमंत्री से मिलने, हालांकि मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उसके बाद इन्होंने द फॉलोअप से बात करके अपनी व्यथा को स्पष्ट किया कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है और हम लोग काफ़ी अरसे से, चूंकि सिपाही की बहाली नहीं निकल रही है, तो किसी तरीके से हम लोग चाहे कि होमगार्ड में हो जाए ताकि फिर वहाँ काम करके फिर कुछ ले लें। तो ये लोग आंदोलन करने के लिए राजधानी रांची कूच किए थे और ये लोग पैदल यात्रा कर रहे थे। पैदल, हाँ, हजारीबाग से पैदल चला था ये लोग। और कल आपको याद होगा कि जो यहाँ भाजपा विधायक दल के नेता, उन्होंने भी इसको फेसबुक पे जारी किया था वीडियो, किस तरीके से वो लोग बारिश के भी मौसम में चलते आ रहे थे। लेकिन चूँकि कोविड प्रोटोकॉल है और राजधानी में एक अच्छी खासी भीड़ है, तो उसको लेकर उनको एहतियात के तौर पर प्रशासन का कहना है कि हमने और मांझी टोल प्लाजा के पास रोका है।
लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि आंदोलन को दबाने की चले गए कोशिश है। अभ्यर्थी, क्या वापस चले गए, रुके अभी हैं? वो लोग तो फिलहाल हैं, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग के लिए एक बैठे हुए हैं कि वो लोग क्या करें आगे, उनका आंदोलन किस रूप में जाएगा, कैसे करेंगे, कोई वार्ता करने आता है कि नहीं, उस पे वो लोग सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हम अपने मांग के साथ अडिग हैं, हम लोगों को ज्वाइनिंग कराना ही होगा, तभी हम लोगों की मांग पूरी होगी और तभी हम लोगों का आंदोलन खत्म होगा। तो इतनी आसानी से तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी हो सकता है प्रशासन उनको समझाए बुझाए तो हो सकता है कि कुछ हल निकल जाए। ये तो फिलहाल अभी वो टोल प्लाजा के पास ही चुट्टूपालों के पास बैठे हुए हैं और उनको रोक दिया गया था। रांची आने वाले थे वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने या उनसे बात करने, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत उन्हें रोक दिया है। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि हम पैदल आने जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, ये हमारा मौलिक अधिकार है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रोक दिया गया। अब आगे क्या डिसीजन इस पर लिया जाता है ये समय के ऊपर देखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने आज कई राज्यों के सभी राज्यों के लगभग मुख्यमंत्री के साथ कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की, वर्चुअली बैठक की गई। क्या बातें हुई बहुत अभी, क्योंकि ताज़ा वो अपडेट है। देखिए, कोविड की तीसरी लहर को लेकर जैसे ही ये आंकड़ा लगभग 2.5 लाख प्रतिदिन पॉजिटिवों की संख्या पहुंच रही है, तो हालांकि आप देखे होंगे, लेकिन झारखंड में पिछले 2-3 दिनों में ये संक्रमण का आंकड़ा घटा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखा जा रहा है कि एक पॉजिटिव आदमी 5 को पॉजिटिव कर सकता है, ये रेशियो आ रहा है झारखंड में। बगल के राज्य में एक आदमी 3 को पॉजिटिव कर पा रहा है। तो इसका मतलब कि फ्री मूवमेंट है या कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग ज़्यादा हो रही है, वहाँ कम हो रहा है, ये क्या वजह हो सकता है इसका तो नहीं। लेकिन जो एक पूरे देश को, टीम इंडिया को किस तरीके से तैयार रहना चाहिए कोविड के तीसरी लहर को लेकर। हालांकि इस कोविड में आप देख रहे होंगे कि सांस से संबंधित दिक्कतें लोगों को कम आ रही है, इसलिए तो अब एक केंद्र ने गाइडलाइन भी जारी कर दिया है कि अगर मेजर सिम्टम्स ना हो तो जो अस्पताल में अभी वर्तमान में है उनको 3 दिन में रिलीज कर दीजिए, ताकि अस्पताल का बेड हमेशा खाली रहे और ऑक्सीजन की पर्याप्त बेड हो, आईसीयू हो, तमाम मतलब। तो इस तरीके की तैयारी और किस तरीके के राज्यों ने क्या क्या कुछ कदम उठाया है, इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ एक वर्चुअल मीट किया था। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि जब प्रधानमंत्री की इस तरीके की मीटिंग करते हैं तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी बात नहीं रख पाते या उनका समय नहीं आ पाता समय की वजह से। तो हमारी सरकार क्या निर्णय लेगी वो तभी पता चल पाएगा जब यहाँ आपदा प्रबंधन की अगली बैठक होगी। और संभवतः ये माना जा सकता है कि अब जल्दी होगी, भले ही अभी तक झारखंड की बात करें कोरोना की तैयारी को लेकर झारखंड की स्थिति अच्छी है, सामान्य है। हाँ, सामान्य कह सकते हैं कि सामान्य है। हमारे खुद आपदा प्रबंधन मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी निगेटिव हो चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास में उतने लोग भले पॉजिटिव हुए, लेकिन मुख्यमंत्री हमारे बचे हुए हैं, ये एक अच्छी खबर है। उसके बाद ऑक्सीजन प्लांट का आप देख रहे, कल जो मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन उद्घाटन भी कर दिया, ये एक अच्छी बात है। और किसी भी अस्पताल में उस तरीके की रसाकसी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन सबसे इन सब के इतर एक सबसे चिंताजनक बात यह है कि झारखंड में मौतें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं जी। कभी 8, कभी 2, कभी 6 लोग इस तरीके से मर रहे हैं। तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वृद्ध को जिस तरीके से ये कोरोना की तीसरी लहर में भले सिम्टम्स कम हो, लेकिन वृद्धों की मरने वालों की संख्या ज़्यादा है वृद्ध की, तो उसको लेकर बच्चों में तेज़ी से फैल रहा है, उसको लेकर तो यही सब सारे मुद्दे हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारा स्टेट इस अवस्था में है, हम कह सकते हैं कि यहाँ आपाधापी नहीं है, सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। येलो अलर्ट हालांकि जारी कर दिया गया है झारखंड में, लेकिन आपको याद होगा कि दिल्ली में येलो अलर्ट कितने दिन पहले आ चुका था। तो येलो अलर्ट आने का मतलब आप समझ लीजिए कि अभी हम रेड नहीं हुए हैं, खतरे की घंटी नहीं है, लेकिन हम प्रिपेयर मोड में रहेंगे हर चीज़ को लेकर जी। मतलब तीसरी लहर अगर आ भी जाए तो राज्य जो है हमारा वो आ चुका है, मतलब उसकी पीक पर, तीसरी लहर की पीक भी। हाँ, तो उस समय देखना होगा कि किस तरीके से हम या हमारा स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से एक्टिव रहता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आप भी अस्पताल या खबरें जो वहाँ की आ रही, कहीं से पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ। कल जब PLFI के 8 उग्रवादियों का नाम सामने आया था, उससे एक दिन पहले यानी कि परसों एक
महिला का भी नाम आ रहा था, अंजलि महिला का नाम बताया जा रहा था। अंजलि को लेकर आज जो है बहुत सारी डिटेल्स सामने आ गई हैं कि लोगों के मन में सवाल आ रहे थे कि कौन है अंजलि, कैसे निवेश से दोस्ती हो गई, कौन क्या, इस तरह के सवाल किए जा रहे थे। अंजलि का नाम पहले तो फातिमा बताया जा रहा है, कैसे बांग्लादेश से क्या रिलेशन, क्यों वो दिल्ली? मूल रूप से बांग्लादेशी है, जैसा पुलिस का दावा है कि वो बांग्लादेशी है। सेक्स रैकेट वो चलाती है और सेक्स रैकेट का एक बड़ा हिस्सा है वो दिल्ली में। चूंकि निवेश जो पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप हैं, उनके साथ वो कहते हैं कि वो मुख्य या यूँ कह लें कि एकदम घनिष्ठ दोस्ती या जिस तरीके से आप उसको प्रिस्क्राइब कर रहे बिजनेस पार्टनर था। तो ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए वो अक्सर दिल्ली जाया आया करता था और ये लड़कियों का शौकीन था। इसके शौक पूरे करने के लिए ये कई सेक्स रैकेट वाले को संपर्क किया होगा। उसी दौरान निवेश का संपर्क फातिमा से हुआ उर्फ अंजलि से हुआ, तो वो लोग इसके संपर्क में आए और निवेश तब से इसके साथ गहरी दोस्ती हो गई। और ये मतलब ऐसा नहीं था कि जब ये दिल्ली ही जाता था तभी मुलाकात होती थी, कई बार उसको दिल्ली से बुला लिया जाता था फातिमा को। तो लेकिन जो निवेश की पत्नी है वो मायके रहती थी। अच्छा। तो हालांकि उसके बाद जब से ही बक्सर से ये लोग बिहार भागे, बिहार से दिल्ली की ओर रवाना जब होने लगे, तो उसी दौरान अंजलि भी थी उस गाड़ी में जिसमें हाँ, निवेश तो और बाकी वो एज ए बॉयफ्रेंड थी या गर्लफ्रेंड थी, ये तो अब पुलिस जो कह रही है कि उसका गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो कितना जानती है निवेश के बारे में और निवेश की एक्टिविटी के बारे में, वो बेहद जानना जरूरी है। चूँकि क्लोज रिलेशन में अगर कोई है तो आमतौर पे ये मानती है या समाज भी मानता है या पुलिस भी मानती है कि इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इसके पास भी उपलब्ध होंगी। दूसरी बात अब ये आ रही है कि अगर वो बांग्लादेशी है तो क्या वो पासपोर्ट से आई है या फिर चोरी छुपे आई है, तो वो भी अब एक मामला उस पर दर्ज होगा, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। जी जी। तो वो अब धीरे धीरे एक परत दर परत खुल रहा है, लेकिन पुलिस एक मान कर चलिए, चूँकि वो पीएलएफआई का खास क्लोज फ्रेंड निवेश था, निवेश की खास गर्लफ्रेंड जो अंजलि और फातिमा है, तो अब उस मुद्दे पे भी जांच हो रहा है कि ये बांग्लादेश से कैसे आई, इसकी गर्लफ्रेंड कैसे कई तरह की जानकारियां जो है खुलकर सामने आएगी। ऐसा भी कहा जा रहा था कि निवेश जो लेवी के पैसों से जो होटल दिल्ली में बनाकर रह रहा था, उसकी जो देख रेख यानी पूरी जिम्मेदारी थी वो फातिमा को दे दी गई थी। यानी कि माना जा रहा है कि ब्लैक मनी जो दिनेश गोप का ब्लैक मनी है, उसी से एक होटल वहाँ खरीदा गया दिल्ली में, और उसका संचालन वहाँ पे आमतौर पे जो नक्सली दिल्ली आते जाते थे तो वहीं ठहरते थे, तो उसका सारा ख्याल रखना एज ए मैनेजर के तौर पे फातिमा के तौर पे था, वही करती थी इसका संचालन। तो अभी बहुत सारे एंगल है, जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, जब इनका न्यायिक हिरासत कम होगी या पुलिस अभी जैसे न्यायिक हिरासत के बाद इंट्रोगेशन के लिए समय मांगेगी, कोर्ट से अर्जी लगाएगी कि पूछताछ करना है, फिर कोर्ट कितना दिन का समय देता है और पूछताछ के दौरान तब पुलिस और क्या कुछ खुलासे करती है कि इन लोगों से बातचीत में और क्या कुछ पता चल पाएगा कि ये लोग कैसे एक दूसरे को जाने, या फिर दिनेश गोप से क्या उसका भी डायरेक्ट इंटरेक्शन होता था क्या फातिमा का। तो इस तरीके के हर चीज़ें बात आएंगी, लेकिन अभी तक जो है वो तो न्यायिक हिरासत में है। अब देखिए पुलिस कितने दिन का उनके लिए मांगती है कि भाई कस्टडी हमको दिया जाए बातचीत करने के लिए। जी, तो ये दिन भर की कुछ बड़ी खबरें थी, देश से लेकर राज्य से लेकर जिले तक की। जी, सारी खबरों को हम नहीं कवर कर पा रहे थे, जितना इम्पोर्टेंट लगा उतने में हमने आज बात की है, चर्चा किया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें फॉलोअप के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।